इतने हरामी है नए न्यूज चैनल वाले लोग, इतने बेकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां सच की आंधी आती है। आज मैं मुद्दों को उठाऊंगा जो इस देश के दिल में धड़कते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्वलंत चर्चा को, क्योंकि देश जानना चाहता है। द नेशन वांट्स टू नो। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर किया कब्जा, आधे से ज्यादा पाकिस्तान तबाह कर दिया गया। INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह, भारतीय सेना घुसी पाकिस्तान में, सरकार ने दी खुली छूट। ये है मीडिया वाले भैया, न्यूज रूम के बेताज बादशाह, जो हमेशा सच्चाई का ढोल पीटते हैं, लेकिन हर बार मानो ऐसा लगता है कि इनके ढोल से बीजेपी का राग बज रहा हो। माइक तोड़ने की बजाय थोड़ा न्यूट्रल घर में भी आ जाओ, नहीं तो लोग तुम्हारे न्यूज रूम को बीजेपी का प्रचार रूम समझ लेंगे। दोस्तों जरा रुककर सोचिए, जो खबरें हम टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, क्या वो सचमुच हकीकत की आवाज है या फिर TRP की दौड़ में गढ़ी गई कहानियां। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज ये स्तंभ डगमगा रहा है। TRP की अंधी रेस में सच को कुचला जा रहा है। सनसनीखेज खबरों ने हमें अंधेरे में धकेल दिया है। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया, जो सबसे ज्यादा चीखता है वही सबसे ज्यादा बिकता है, चाहे फिर वो सच हो या फिर झूठ। He's constantly commenting on me. Constantly commenting on me. Ask him. अच्छा एक मिनट। Stop shouting. I'm not your dad. Get out. Ask him. क्या हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है? क्या हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है? तो आइए इस सनसनी के जाल को तोड़ें और सच की तलाश करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं, बिना किसी डर के कट्टर और तीखे अंदाज में समझें कि विश्व मीडिया रैंकिंग में 180 कंट्रीज में से 151वें नंबर पर लटका भारतीय मीडिया TRP का गुलाम और सच का कातिल क्यों बना हुआ है। हर हर महादेव भारतवासियों, जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि भारतीय मीडिया रेडियो से शुरू होकर टेलीविजन और आज हम सबके फोन तक कैसे पहुंच गया। 1950s में न्यूज का मतलब ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। उस समय प्रतिदिन की हर शाम को सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर रेडियो पर समाचार सुना करते थे। इसके बाद 1959 में जाकर दूरदर्शन लॉन्च हुआ। उस समय न्यूज बड़ी ही लिमिटेड हुआ करती थी, सब कुछ सरकारी कंट्रोल में था। नो मसाला, ओनली न्यूज। समाचार सुनने के लिए पूरा घर इकट्ठा होकर एक साथ समाचार सुना करता था। इसके बाद 1970s में DD ने कलर टीवी लॉन्च किया और न्यूज थोड़ा स्टाइलिश हो गया। एटीज में जाकर DD के समाचार ही एकमात्र सोर्स थे। पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स और फॉरेन न्यूज सब DD से, लेकिन चलता गवर्नमेंट का नैरेटिव भी था। नो डिबेट्स, नो ड्रामा। जरा सोचिए, जब एक एंकर बोलता था और सारा देश सुनता था। 1990s में प्राइवेट चैनलों ने धमाका किया और 1991 के रिफॉर्म्स के बाद आज तक और NDTV आए, जिन्होंने सप्ताह भर 24 घंटे न्यूज दिखाना स्टार्ट किया। उसी समय ब्रेकिंग न्यूज और सेंसेशनल रिपोर्टिंग का ट्रेंड सेट हुआ। टीवी हर घर तक पहुंचा। अब न्यूज केवल शाम ही नहीं बल्कि हर समय टीवी पर थी। इसके बाद 2000 में जाकर ऑनलाइन न्यूज स्टार्ट हुई। YouTube और Twitter जैसे प्लेटफॉर्म्स ने न्यूज को वायरल बनाया। फिर 2016 में जियो आया, जिसके सस्ते इंटरनेट की वजह से डिजिटल पोर्टल्स को बूस्ट मिला। 2017 में रिपब्लिक टीवी एग्रेसिव डिबेट्स लाए। इन डिबेट्स में एंकर चिल्लाते हैं, गेस्ट एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। 10 लोग एक साथ बोलते हैं और व्यूअर्स को सिर्फ हेडेक मिलता है। न्यूज है या बॉक्सिंग रिंग। ये लोग न्यूज दे रहे हैं या फिर सर्कस चला रहे हैं, कुत्ता भौंका या फिर मोदी जी ने चाय पी, हर छोटी बात ब्रेकिंग न्यूज। अरे भाई थोड़ी सीरियसनेस रखो, न्यूज है या फिर ड्रामा कंपनी। इनको बस TRP चाहिए और फेक न्यूज वो तो इनका बोनस कंटेंट है। चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं पब्लिक के लिए न्यूज, लेकिन पब्लिक की आवाज कहां? बस पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज का तमाशा लगा रखा है। वास्तविक मुद्दे, रियल इश्यूज जैसे पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन कभी टॉप स्टोरीज नहीं होते, बट इन कॉमेडियंस के जोक्स वो तो इन चैनल्स की हेडलाइंस होती हैं और इन फालतू जोक्स के पीछे रियल और वास्तविक मुद्दों को दबा दिया जाता है। द डार्क साइड ऑफ इंडियन मीडिया, द रेस ऑफ TRP। आखिर TRP है क्या?
इसे टीवी रेटिंग पॉइंट कहा जाता है। यह एक प्रकार का मापदंड है जो किसी टीवी शो के कार्यक्रम या फिर उस चैनल की लोकप्रियता मतलब वो चैनल कितने लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है या फिर दर्शकों की संख्या को मापता है। इसे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BAR से संस्थाएं मापती हैं। कई बार कुछ चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत व अनैतिक तरीकों का उपयोग करते हैं। सनसनीखेज खबरें दिखाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर घंटों तक बताया जाता है और बात का बतंगड़ बनाया जाता है। विवादास्पद और ध्रुवीकरण जैसे कंटेंट दिखाना, न्यूज चैनल अक्सर धर्म, जाति और राजनीति जैसे संवेदनशील मुद्दों को उछालकर दर्शकों का अपनी ओर ध्यान खींचते हैं। इससे समाज में तो तनाव बढ़ता है, लेकिन चैनल को खूब टीआरपी मिलती है। गलत और अधूरी न्यूज देकर भी टीआरपी को खूब बढ़ाया जाता है। न्यूज चैनल छोटी सी बात की नाटकीय प्रस्तुति देकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा, अतिशयोक्तिपूर्ण कमेंट्री रहेगी और बार बार दोहराई जाने वाली हेडलाइंस रहेंगी। ये हेडलाइंस, ये लाउड म्यूजिक और अतिशयोक्तिपूर्ण कमेंट्री, ये सब लोगों को अपनी ओर बांधे रखने के तरीके हैं। न्यूज मीडिया का हाल देखिए। महाकुंभ जैसे पवित्र और विशाल आयोजन को छोड़कर सारा ध्यान IIT बाबा के तमाशे पर लगा दिया। यह शर्मनाक है कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आस्था, संस्कृति और भक्ति का महापर्व, जो विश्व में भारत की सनातन धरोहर का गूंजता प्रतीक है। To this day, the Kumbh Mela attracts travelers from all over the world. My name is Takeshi Ishikawa, coming from Japan. My name is Chris. I came from England. I'm Rob from Holland. उसे नजरअंदाज कर मीडिया एक विवादास्पद किरदार के पीछे भाग पड़ी। उनका बेड़ा गर्क कर या आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या यही पत्रकारिता का धर्म है? महाकुंभ की भव्यता, संगम की पवित्रता और श्रद्धालुओं का समर्पण सब कुछ दब गया क्योंकि मीडिया को तो बस सनसनीखेज मसाला चाहिए। यह न केवल आस्था का अपमान है, बल्कि उस पत्रकारिता का पतन है जो सत्य और संस्कृति को प्राथमिकता देती थी। अब समय है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे और सनसनी छोड़कर अपना काम ईमानदारी के साथ करे। दोस्तों, ऐसे ही एल्विश यादव पर 2023 में नोएडा में रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन का आरोप लगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ आरोप लगा। पीपल्स फॉर एनिमल्स के कार्यकर्ता ने एल्विश यादव पर FIR दर्ज की, जिसमें यह बताया गया कि एल्विश ने सांपों और उनके जहर का दुरुपयोग किया। मार्च 2024 में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनको जमानत भी मिली। कुछ न्यूज चैनलों ने उनके माता पिता से ऐसे सवाल पूछे। कहीं भी कवा लो जी, मेरा लड़का बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल निर्दोष है। जो इस केस से दूर दूर तक संबंधित नहीं थे। क्या टीआरपी के लिए ये सब करना सही है? मैं हाल ही में हुए एक विवाद के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यह विवाद मोहक मंगल और ANI के बीच कॉपीराइट और स्ट्राइक को लेकर है, जिसमें अन्य कई यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. मोहक मंगल ने आरोप लगाया कि ANI ने उनके वीडियो पर स्ट्राइक लगाकर धमकी दी और 45 से 50 लाख रुपए की मांग की। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है। इस मुद्दे पर मोहक ने डियर ANI नामक वीडियो भी बनाया। इस विवाद से हमें यह सीख मिलती है कि डिजिटल क्रिएटर्स को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज भी उठानी चाहिए। आइए अब हम कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर्स की भी बात करते हैं, जैसे ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम और द देशभक्त, जिनका एक अलग नैरेटिव है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से कुछ अलग है। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है जो सरकार की स्पोक्स पर्सन बनी हुई है और दूसरी तरफ ये क्रिएटर्स हैं जिन्हें वर्तमान सरकार की हाईवे डेवलपमेंट पॉलिसी से लेकर हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? UPI तक हर चीज से दिक्कत है। लोग UPI से पेमेंट कर रहे हैं, वो 150 रुपए की लेन देन कर रहे हैं। क्या इसे अर्थव्यवस्था की बड़ी कामयाबी बताई जा सकती है? अब हमारे सामने ये बड़ी विडंबना है कि ये दोनों ही अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। किसी को TRP चाहिए तो किसी को व्यूज। आइए समझते हैं कैसे ये ध्रुव राठी जैसे लोग आम लोगों का और खासकर स्कूल के बच्चों का ब्रेन वॉश कर उनको मैनिपुलेट करते हैं और अपना नैरेटिव पुश करते हैं। आइए ध्रुव भैया जी की रील के माध्यम से समझते हैं कि मैनिपुलेट किया कैसे जाता है।
गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। यहाँ पर भैया जी हाथ में गाजर पकड़कर, गाजर के ही रंग की टी शर्ट पहनकर गाय को, ध्यान देने वाली बात यह है कि गाय को गाजर खिलाते हुए दिख रहे हैं और गाय के इमोशंस की बात कर रहे हैं। गौ सेवा करने के बाद भैया जी इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा दिखाते हुए बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी की बात करते हैं, जिसने शिवसेना और बीजेपी को करोड़ों में चंदा दिया। क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। अब यहाँ पर आपके और हमारे दिमाग में गाय की, बीफ की और बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी की इमेज बन चुकी है, जो शिवसेना और बीजेपी को करोड़ों में चंदा दे रही है। अब यहाँ पर भैया जी इस कंपनी के बारे में बताते हैं और धीरे से बोलते हैं कि ये कंपनी बोनलेस बफेलो मीट एक्सपोर्ट करती है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। जब स्क्रीन पर बफेलो मीट लिखा आता है तो उस आर्टिकल को ट्रांजिशन डालकर बहुत जल्दी हटा दिया जाता है, जिससे हमारा ध्यान बफेलो पर ना जाकर उस गाय पर ही रहता है जिसकी इमेज हमारे माइंड में पहले से बनी हुई थी। अब भैया जी बताते हैं कि इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करने में दूसरे स्थान पर आ गया है। एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। अभी तक भैया जी ने गाय को गाजर खिलाते हुए दिखाया और उसके इमोशंस की बात की और बार बार बीफ वर्ड का यूज किया। इससे हमारे माइंड में गाय की और बीफ की इमेज बनी रह गई और बताया कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी बीजेपी और शिवसेना को चंदा देती है। फिर भैया कहते हैं कि इंडिया बीफ एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पर आता है। पर भाई किसका बीफ, गाय या फिर भैंस? क्योंकि अलाना ग्रुप के अनुसार दे आर वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। अलाना तो बफेलो का मीट एक्सपोर्ट करता है, तो भैया को वीडियो में दिखाने के लिए भैंस नहीं मिली क्या? माना जर्मनी में भैंस ना मिले, पर भैया का वीडियो तो इंडिया का है और सुना है भैया तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो वीडियो के लिए भैंस तो मिल ही जाना थी। क्या भैया जी को गाय और भैंस में अंतर समझ नहीं आता और बातें करते हैं देश बचाने की? इसे कहते हैं मैनिपुलेट करना। भैया गाय की इमेज दिखाकर भैंस के मीट की बात करके निकल लिए। वाह चंदू चैंपियन वाह, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ध्रुव भैया जी की तरह एक और है राजा रवीश कुमार। इनकी पत्रकारिता तो जैसे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी है, हर खबर में बस बीजेपी का बुरा। जैसे बाकी दुनिया में तो बस लड्डू बट रहे हो। राजा जी अपना चश्मा साफ करो, शायद बाकी पार्टियों के भी गड़बड़ियां दिख जाएं। तुम्हारा ये गंभीर चेहरा, वो उदास आवाज, मानो ऐसा लगता है कि देश का हर दुख बीजेपी ने पैदा किया हो। अरे भाई थोड़ा ह्यूमर डालो, वरना लोग कहेंगे कि तुम न्यूज पढ़ते हो या अंतिम संस्कार की कमेंट्री करते हो। कहते हो लोकतंत्र खतरे में है, पर भाई तुम्हारे शो में तो केवल एक ही पार्टी खतरे में दिखती है। हाँ तो रवीश जी थोड़ा चश्मा बदलो, दुनिया में और भी रंग है, केवल केसरिया ही नहीं। इन्हीं के जैसे और भी लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पर तीखी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग इनकी पत्रकारिता को पक्षपाती, नकारात्मक और सरकार विरोधी प्रचार के तौर पर देखते हैं और इनकी शैली को लोग ड्रामेबाजी और रोना धोना कहकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इन्होंने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। इन पर मेरे क्षेत्र की एक कहावत क्या खूब बैठती है कि जूते घले हजार, तमाशा घुस के देखेंगे। साथियों अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मीडिया की वर्तमान स्थिति चिंताजनक और अंधेरी वास्तविकता को दर्शाती है, जहां सत्य और निष्पक्षता की जगह सनसनीखेज खबरों और व्यावसायिक हितों ने ले ली है। आज का मीडिया तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है और जनता को भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। अब यहाँ पर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा जो इन पत्रकारों के लिए बड़ी ही रिलेटेबल होंगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। सुना है कि अब मैं पत्रकार हो गया हूं, ना समझता पहले अब समझदार हो गया हूं। कभी नफरत थी कुछ छुपी हुई खबरों से मुझे, आज उन्हीं खबरों का तलबगार हो गया हूं। सुना है कि अब मैं पत्रकार हो गया हूं। सोचा था अलग राह पकड़ूंगा पत्रकार बनकर, अब मैं भी भेड़ चाल में शुमार हो गया हूं। मुझे दिख रही है देश की तरक्की सारी, क्योंकि अब मैं नेताओं का यार हो गया हूं। सुना है कि अब मैं पत्रकार हो गया हूं। इंकलाब, वंदे मातरम, कई नारे आते हैं मुझे, पर क्या करूं, विज्ञापनों के कारण लाचार हो गया हूं। सुना है कि अब मैं पत्रकार हो गया हूं। दोस्तों इन पंक्तियों के माध्यम से
मैं पत्रकारों और समस्त मीडिया से कहना चाहूंगा कि मीडिया को अपनी विश्वसनीयता और नैतिकता को पुनर्जनन करने की आवश्यकता है, ताकि जनता की आवाज बन सके, ना कि सत्ता और सनसनी का औजार। इसके लिए पत्रकारों को निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारियों के मूल्यों को अपनाना होगा, तभी मीडिया समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का वाहक बन पाएगा। जय सिया राम।